गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करें बेटा अपन क्लास आज की। हम पढ़ रहे थे गुडविल, और गुडविल के अंदर हमने 3 चीजें बताई थी आपको। पहला, व्हाट इज गुडविल, जो कि हम प्रीवियस क्लास में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्लियर? गुडविल का वैल्यूएशन कब कब होता है, ये चीजें हमने पढ़ ली थी। दूसरा क्या है बेटा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और तीसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने बताया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हर कंडीशन में अलग पढ़ेंगे हम, लेकिन जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और व्हाट इज गुडविल है, ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। कौन सी कंडीशन में? हर कंडीशन में सेम रहेगा, चाहे वो चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे वो क्या हो बेटा, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चाहे वो क्या हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, चाहे वो क्या हो, डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, चाहे अमलगेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स हो। हम शुरू करते हैं बेटा क्या? अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ध्यान रहे, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो पहले तो एक बात समझो, गुडविल को वैल्यूएट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स है बेटा? गुडविल को वैल्यूएट करने के 3 मेथड्स। हाउ मेनी मेथड्स? देयर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएटिंग गुडविल। कौन कौन से 3 मेथड्स है बेटा? सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा है बेटा सबसे पहला? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सारे मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कितने मेथड्स है बेटा हमारे पास? 3 मेथड्स। कौन कौन से 3 मेथड्स हैं? फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड, सेकंड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ये ध्यान रहे आपको कि ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, कौन सा है? कैपिटलाइजेशन मेथड। ये भी दोनों चीजों का कैपिटलाइजेशन है। किन किन चीजों का? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बेसिक सी बात समझने की यह है कि हमें कैपिटलाइजेशन मेथड भी अगर पढ़ना है तो भी हमें उसके लिए क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट तो हमें उसके लिए भी चाहिए, क्योंकि बिना एवरेज प्रॉफिट और बिना सुपर प्रॉफिट के हम क्या नहीं कर सकते? वैल्यूएट कर ही नहीं सकते। बिना एवरेज प्रॉफिट और बिना सुपर प्रॉफिट के हम क्या नहीं कर सकते बेटा? वैल्यूएट कर ही नहीं सकते। एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना क्या है? मस्ट है। कौन कौन से मेथड्स हो गए बेटा हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड हमको ध्यान से पढ़ने हैं, एंड बिलीव मी ये तीनों मेथड आ गए 5 नंबर पक्के हैं तुम्हारे। 5 मार्क्स 100% श्योर है कि वो कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे। ठीक है ना? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी? एवरेज प्रॉफिट मेथड की। सबसे पहले कौन सा मेथड देखते हैं बेटा हम? एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर? अब ये मेथड होता क्या है? बहुत सिंपल सी बात करें, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर, इस मेथड में अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट करनी है बेटा? अगर आपको गुडविल अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो गुडविल कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर्स। क्या है बेटा फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर्स। अच्छा, नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर क्या होता है ये वैसे तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये समझो कि ये निश्चित रूप से क्वेश्चन में मिलेगा।
क्या मिलेगा क्वेश्चन में निश्चित रूप से? नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये तो मिलता है मैं इसको कोई कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज में लेके हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है तो हमारे को क्या आना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब एवरेज तो सबने पढ़ा है, टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स। जो भी जिस चीज का भी हम एवरेज निकाल रहे हैं, जिन 5-7 चीजों का जो भी जितनी भी चीजें उनका एवरेज निकाल रहे हैं, उन सबका आपस में क्या कर दो, टोटल कर दो। और क्या होता है, टोटल ऑफ एन अपॉन एन, टोटल ऑफ एन अपॉन एन, जितनी भी चीजें उन सबका टोटल बट एन। लेकिन यहां पर इतने सिंपल से फॉर्मूले से काम चलेगा नहीं। पहले में क्या समझना पड़ेगा कि एवरेज प्रॉफिट होता क्या है, इस मेथड में क्या होता है। क्या लिखा है बेटा हमने कि इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स। पिछले सालों में हमने कितना प्रॉफिट कमाया है उसके बेस पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है यहां तक? कंफर्म है? कोई डाउट नहीं है किसी को? पक्की बात है ना ये चीज? सिंपल सी बात समझ में आ गई? तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है उसके बाद समझें। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज ऑफ सच प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर्स। उस एवरेज प्रॉफिट को क्या कर देंगे हम, नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या पता करने के लिए, गुडविल का पता करने के लिए। तो फॉर्मूला क्या हो गया बेटा हमारा, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये फॉर्मूला याद रखना है अपने को। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है बेटा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सामने ये आया कि भैया व्हाई एवरेज प्रॉफिट, क्यों एवरेज प्रॉफिट के बेस पर ही काम किया जा रहा है। समझते हैं इसको, ध्यान से समझना। क्या हुआ कि मान लो किसी व्यक्ति ने 2016 में बिजनेस स्टार्ट किया। कब किया है बिजनेस स्टार्ट? और 2016 से 2022 तक उसने अपना बिजनेस किया। और 2022 में वो क्या डिसाइड करता है कि मैं मेरे बिजनेस को क्या करूंगा, सेल करूंगा। तो सेल किसको करेगा, किसी न किसी बायर को ही करेगा ना। सेल किसको करेगा, कोई न कोई बायर होगा। अगर ये सेल है तो कोई न कोई बायर होगा ही होगा। वो बायर उस बिजनेस को बाय क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, फ्यूचर में पैसा कमाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आदमी बिजनेस क्यों खरीद रहा है, मैं आगे पैसा कमाऊंगा। ये तो उद्देश्य होगा ना, या और कोई उद्देश्य होगा? यही उद्देश्य है। अब तक मान लो ये व्यक्ति ए है और बी क्या कर रहा है, उसको परचेज कर रहा है। तो अब तक जिस बिजनेस से ए पैसा कमा रहा था, अब कौन कमाएगा, बी कमाएगा पैसा। क्लियर? चलिए ये बात समझ में आ गई। तो बी ये देखेगा तो सही ना कि मैं आगे जाकर कितना पैसा कमाऊंगा। अंदाजा तो लगाएगा वो, या नहीं लगाएगा? लगाएगा ना कि मुझे फ्यूचर में कितना पैसा होगा। और ये अंदाजा किसके आधार पर लगेगा कि ए ने अब तक हर साल कितना पैसा कमाया है। बी अपने फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स के लिए एक एस्टिमेट करेगा। क्या करेगा बेटा, एक एस्टिमेट करेगा। क्या एस्टिमेट करेगा कि मैं फ्यूचर में कितना पैसा कमाऊंगा। और वो एस्टिमेट किस बेसिस पर करेगा, ए ने अब तक कितना कमाया था, उसने देख लिया, उसने पिछले 6 साल छोड़े, उसने क्या कहा कि मैं देखता हूं 2019, 2020, 2021 और 2022। 2019 में ए ने 1 लाख रुपए कमाए, 2020 में 1,10,000 कमाए, 2021 में फिर 1 लाख कमाए और 2022 में इसने 90,000 कमाए। तो इस आधार पर मैं ये पता करना चाहे कि बी साहब मैं फ्यूचर में कितना पैसा कमाऊंगा, तो क्या कर देगा, इनका एवरेज कर देगा। क्या कर देगा, इनका एवरेज निकालेगा और उसके बेस पर क्या करेगा, फ्यूचर में अंदाजा लगाएगा कि मैंने कितना पैसा भविष्य में इस बिजनेस से कमाना है, मुझे आगे जाकर कितना प्रॉफिट होने वाला है। क्लियर है बात? तो यही बात हमने लिख दी अब यहां पर। इसी बात को एक प्रॉपर वे में लिख दिया
क्या लिखा है बेटा? ए बायर ऑलवेज वॉन्ट्स टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस. पता करना चाहता है ना वो कि उसको फ्यूचर में कितना पैसा कमाना है. क्लियर है यहां तक? अच्छा, क्या चाहता है वो? फ्यूचर प्रॉफिट्स किसके ऊपर डिपेंड करता है कि पास्ट में क्या परफॉर्मेंस रहा. फ्यूचर के प्रॉफिट्स कैसे होंगे किस पे डिपेंड करता है? पास्ट में क्या परफॉर्मेंस रहा किसका? बिजनेस का. उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमाएगा कौन? वो बिजनेसमैन. क्लियर? यस और नॉट? चलो ये बात समझ में आ गई. और क्या लिखा हमने? पास्ट प्रॉफिट्स क्या दिखाते हैं? इंडिकेट्स एज टू व्हाट प्रॉफिट्स आर लाइकली टू अकर इन फ्यूचर. पास्ट प्रॉफिट्स ये दिखाएंगे सब फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने वाला है. क्लियर? कोई डाउट है यहां तक भी? कंफर्म? अब क्या लिखा है हमने फिर पढ़िए. देयरफॉर इसीलिए क्या किया जाता है? पास्ट प्रॉफिट्स को एवरेज कर दिया जाता है. क्या कर दिया जाता है बेटा? पास्ट प्रॉफिट्स को एवरेज कर दिया जाता है. कोई डाउट है यहां तक? जल्दी बोलिए. किसी को भी कोई समस्या? कंफर्म? सबको क्लियर है यहां तक? तो एक क्वेश्चन हुआ कि साहब एवरेज क्यों किया जा रहा है? तो एवरेज करने का रीजन है ताकि बायर क्या कर सके? पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर फ्यूचर प्रॉफिट्स का एस्टिमेट कर सके. यहां तक कोई डाउट नहीं है? अच्छा, हमें क्या पढ़ना है बेटा? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं अपन. क्या सीख रहे हैं अपन? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना. अब क्या एवरेज प्रॉफिट के भी टाइप्स होते हैं? क्या होते हैं सर? एवरेज प्रॉफिट के भी क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? तो सबसे पहला टाइप है सिंपल एवरेज प्रॉफिट. सबसे पहला टाइप कौन सा होता है बेटा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट. क्लियर? और दूसरा टाइप कौन सा है बेटा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट. वेटेड एवरेज प्रॉफिट is something like product method. Weighted average profit is something like product method. Clear? तो हमने क्या देखना है? कितने तरह के एवरेज प्रॉफिट होंगे? 2 तरह के. कौन कौन से? सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट. मैं वापस बोल रहा हूं, कितने टाइप के होंगे बेटा? कौन कौन से 2 टाइप? फर्स्ट वन इज simple average profit, second one is weighted average profit. Clear? सबसे पहले हम क्या सीखते हैं कि भाई सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है. इस सिंपल एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम 3 स्टेप देखेंगे. कितने स्टेप देखेंगे बेटा? 3 स्टेप. कौन कौन सी 3 स्टेप है ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना बेटा चीजों को. ठीक है? आप सबने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था क्या? मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, क्योंकि प्रॉफिट तो कहां से मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगा ना. सीखा था कि नहीं सीखा था? बताओ. यस और नॉट? सीखा था ना हमने? अब ध्यान दीजिए. तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने क्या इंडिकेट किया था हमको? नेट प्रॉफिट. कंफर्म? या कोई और प्रॉफिट भी इंडिकेट किया था? वेरी गुड. कौन सा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. पढ़ा था कुछ? ध्यान से समझना. हमने बनाया P&L अकाउंट और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हमने शुरुआत कहीं से की? हम केवल प्रॉफिट वाला सिनेरियो देख रहे हैं अभी. हमने शुरुआत की थी बेटा बाय ग्रॉस प्रॉफिट से. ठीक है ना? अब इसके अंदर आप क्या लिखते थे? सारे के सारे 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे कि नहीं लिखते थे बेटा? सोच समझ के ही जवाब देना. सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे. आपको मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 टाइप के हो जाते हैं. फिर एक तो ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग. बताया था कुछ? बोलो.
बताया था क्या? एक तो ऑपरेटिंग और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग। कौन से होते हैं? जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज का वो पार्ट नहीं होते हैं। ऑल दोज आर एबनॉर्मल थिंग्स। वो सब क्या है? एबनॉर्मल है। वो सब क्या है? एबनॉर्मल थे। लेकिन उनको लिखा कहां था हमने? पीएनएल अकाउंट में लिखा था। तो पीएनएल अकाउंट बनाते समय या पीएनएल अकाउंट बनाने पर हमको जो प्रॉफिट मिला है, मैं वापस बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना बात को, कि पीएनएल अकाउंट बनाने पर हमें जो प्रॉफिट मिला है, क्या उस प्रॉफिट में से हमने इन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर रखा है या नहीं कर रखा? तो इसका मतलब हमें जो प्रॉफिट मिला हुआ है, जो पीएनएल अकाउंट शो कर रहा है, वो प्रॉफिट क्या केवल और केवल बिजनेस रिलेटेड प्रॉफिट है? उसमें तो बहुत सारी चीजें क्या लिखी हुई हैं, ऐसी भी लिखी हुई हैं जिनका नॉर्मल बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। चोरी हो गई, चोरी होना थोड़ी ना बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी है। आग लग गई, थोड़ी ना कोई बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी है। लेकिन वो सब चीजें क्या है? शामिल है। तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा? जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, उस नेट प्रॉफिट को क्या बनाना है आपको? नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है। क्या बनाना है बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है या बिजनेस रिलेटेड प्रॉफिट बनाना है। सबसे पहला काम तो ये होगा। क्या होगा सबसे पहला काम? कि जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको क्या बनाना है आपको? नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है। और उसको नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं बेटा? कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। वो एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं वो हम आगे बात करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? कंफर्म? अब जो एडजस्टमेंट्स आपने कर दिए और एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपके पास जो नॉर्मल प्रॉफिट आया, उस नॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे? एवरेज कर देंगे। क्या कर देंगे? उनको हम एवरेज कर देंगे। और क्या निकाल देंगे? एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? क्या करना है अपने को? चलो देखते हैं अपन, ध्यान से समझना क्या लिखा है, ध्यान दो। सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन? सिंपल प्रॉफिट। और इस सिंपल प्रॉफिट को क्या कह सकते हैं अपन? नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। सबसे पहला काम क्या है हमारा? ये फर्स्ट स्टेप हो गया। क्या है फर्स्ट स्टेप? सिंपल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट क्या करना है आपको? कैलकुलेट करना है। क्या तरीका है इसका? नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा? कि बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना तो बाद की बात हो गई ना। एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले तो क्या करना पड़ेगा हमें? नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने कहा कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़े? सोच के देखो आप, छोटा सा आइडिया लगाते हैं अपन, एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देते हैं। मैंने आपको रीजन बताया। क्या रीजन बताया बेटा? हमने क्या कर रखा है? ये लेस कर दिए। इनको लेस करने के बाद क्या है आपका? नेट प्रॉफिट। इनको लेस करने के बाद क्या है बेटा अपना? यही बात है ना। इधर क्या है आपकी? अदर इनकम। और ये अदर इनकम भी दो प्रकार की थी, याद है ना? एक तो कौन सी थी? ऑपरेटिंग। और एक क्या थी बेटा? नॉन ऑपरेटिंग। यस और नॉट? हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट में पहले तो इन दोनों इनकम को जोड़ा, ऑपरेटिंग अदर इनकम भी जोड़ा और नॉन ऑपरेटिंग अदर इनकम को भी जोड़ा। उसमें से क्या घटाया हमने? ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी घटाए और नॉन ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी घटाए। तब जाकर क्या आया हमारे पास? नेट प्रॉफिट आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन हमारे को जब गुडविल कैलकुलेट करनी है उस समय क्या ध्यान रखना है? सब केवल नॉर्मल प्रॉफिट काम में लेना है। ये एबनॉर्मल या नॉन ऑपरेटिंग, जिनको कुछ भी कह लो, इनको क्या नहीं कहना है अपने को? काम में लेना ही नहीं है। तो क्या करें? इनका वापस एडजस्टमेंट करो। जो जोड़ दिया था उसको घटा दो और जो घटा दिया था उसको वापस जोड़ दो। बड़ा सिंपल सा काम है।
जो जोड़ दिया था उसको घटा दो, तो वही लिखना है हमने को। अपन ने जो एडजस्टमेंट लिखे हैं ना बेटा, वो भी वही लिखे हैं, कोई नई और नवेली चीज नहीं है, वही चीजें जो हम पढ़ के आए, बस लिखने का तरीका क्या लिखा है सबसे पहले ध्यान से पढ़ना। एबनॉर्मल इनकम ऑफ अ ईयर शुड बी डिडक्टेड, इनकम थी ना, एबनॉर्मल इनकम कह लो चाहे नॉन ऑपरेटिंग इनकम कह लो, क्या करना है उसको घटा देना है। कहां से? जिस ईयर के प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं उस ईयर के प्रॉफिट में से उसको क्या कर दिया जाएगा बेटा, माइनस कर दिया जाए। करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा माइनस, क्यों करना पड़ेगा माइनस? क्योंकि क्या है वो एबनॉर्मल इनकम है। आपने नेट प्रॉफिट निकालते समय उसको क्या कर रखा होगा, जोड़ रखा होगा, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, अब लेस कर दिया जाएगा। क्लियर है बात? यस और नॉट? सबको कंफर्म है? पक्का? तो फिर और क्या लिख दिया बेटा हमने, एबनॉर्मल लॉस ऑफ ए ईयर शुड बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। एबनॉर्मल लॉस को क्या कर दो बेटा, वापस ऐड कर दो, क्योंकि उसको क्या कर रखा होगा आपने, लेस कर रखा होगा पहले, और लेस नहीं करना है किस उद्देश्य से, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए जो प्रॉफिट चाहिए उस उद्देश्य से क्या नहीं करना है बेटा, उसको वापस लेस नहीं करना है। ये भी क्लियर? यस और नॉट? कोई डाउट है? कंफर्म? और देखो क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर। इन्वेस्टमेंट ध्यान रखना, या तो इन्वेस्टमेंट लिख दे या इसकी जगह क्या लिख दे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन दोनों से अगर कोई इनकम हुई है तो उसको भी, वो भी नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं है, क्योंकि आपने तो क्या किया है, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उससे इनकम हो गई, और वो जो इनकम हुई है उसको आप बिजनेस की इनकम मान रहे हो। बिजनेस चलाने से थोड़ी ना इनकम हुई है, हुई है क्या? वो इनकम किससे नहीं हुई, बिजनेस को ऑपरेट करने से इनकम नहीं हुई, वो इनकम तो आपकी वैसे ही हुई है। क्लियर? समझो एक बार, यहां तक कोई डाउट है बताओ? क्या समझ में आ गया अपने को? इसको भी हमें को क्या कर देना है भाई, लेस कर देना है। तीन चीजें हैं, कितनी चीजें, मात्र और मात्र तीन चीजें। क्या तीन चीजें हैं? पहला एबनॉर्मल लॉसेस को वापस ऐड करना है, दूसरा एबनॉर्मल इनकम को वापस लेस करना है, और तीसरा इन्वेस्टमेंट की इनकम को भी क्या करना है, लेस करना है। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, इसी के साथ जुड़ेगा आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसी के साथ जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और वो चीज विद द क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा, क्योंकि उसका कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, वो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन है। क्लियर? बात समझ में आई? तो हमारा पहला काम समझ में आ गया सबको। क्या करना है बेटा, सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। किसको? जो नेट प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दे रखा है उसका। ऐसा करना हर क्वेश्चन में जरूरी हो ऐसा नहीं है। जिस क्वेश्चन में दे रखा होगा सब उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में कुछ एबनॉर्मल लॉस है, तो उसी पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में क्या करना है, वो एडजस्टमेंट करना है। नहीं दे रखा पूरे क्वेश्चन में कहीं भी, तो हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। क्लियर? पहला काम समझ में आ गया। तो दूसरा काम क्या किया जाएगा बेटा, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा। क्या किया जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, और वो क्या है बेटा, क्या है बताओ फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स। क्या है बेटा फॉर्मूला, याद रह जाएगा? क्या फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स अपॉन, बस आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया, गुडविल कैलकुलेट कर दो। नहीं, क्वेश्चन में और भी एडजस्टमेंट मिल सकते हैं। अब देखो एक बात समझना, तीन एडजस्टमेंट तो हमने कहां पर देखे हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले।
और अब कुछ एडजस्टमेंट देखेंगे हम जिनको कब किया जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद, लेकिन गुडविल निकालने से पहले, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बट बिफोर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये कैसे होते हैं उस पर ध्यान देते हैं। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत समझना ध्यान से। मैं मान लो कोई बिजनेस कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं और उस बिजनेस में मेरा पर ईयर अकाउंटेंट को मैं पे करता हूं 40,000 रुपए। वो मेरा एक्सपेंडिचर होगा, उसको मैंने कहां लिख रखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख रखा होगा ना। बिजनेस का खर्चा है, एबनॉर्मल भी नहीं है। लेकिन सपोज मेरा बिजनेस लक्ष्य ने परचेज कर लिया, एंड बीइंग एन अकाउंटेंट नाउ ही डज नॉट रिक्वायर्ड एन अकाउंटेंट। खुद अकाउंटेंट है, तो इसने कहा कि मैं अब अकाउंटेंट हायर क्यों करूं, वो काम तो क्या कर लूंगा, मैं खुद ही कर लूंगा। तो क्या वो 40,000 का खर्चा इसका फ्यूचर में होगा क्या, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ गया ना। वो तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मैं नेट प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकाला आपने, उस एवरेज प्रॉफिट में 40,000 तो अपने आप ही बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, क्योंकि ये वो खर्चा है जो अब तक मेरे तो हो रहा था और नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंडिचर था, लेकिन फ्यूचर में अराइज नहीं होगा। सपोज ये बिल्डिंग मेरी किराए की है, बिल्डिंग क्या है मेरी, किराए की है, इसका मैं 1 लाख रुपए साल का किराया देता हूं फॉर एग्जांपल, और इसका मकान मालिक ही मेरे से बिजनेस खरीद ले, तो उसका किराए का खर्चा बच गया कि नहीं बचा। अब ये जो बिजनेस का रेंट अब तक मैं जो दे रहा था कि मेरा नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर था, लेकिन अब वो नए ऑनर के लिए फ्यूचर में होगा क्या, नहीं होगा। सिचुएशन रिवर्स कर लो, ये अकाउंटेंट है, अब तक बिजनेस चला रहा था, अकाउंटेंट है, बिजनेस अब तक ये चला रहा था, तो इसका अकाउंटेंट का खर्चा नहीं हो रहा था, इससे बिजनेस मैंने परचेज कर लिया, तो मेरे तो वो खर्चा होगा ही होगा। तो ये तो बिजनेस खरीदने से पहले मेरा लॉस हो गया, बिजनेस खरीदने से पहले मेरा प्रॉफिट क्या हो गया। तो ऐसे क्या करते हैं हम, कुछ इनकम्स को और कुछ एक्सपेंसेस को फाइंड आउट करते हैं जो कि पहले तो हो रहे थे और अब नहीं होंगे। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज और आते हैं कि मेरा बिजनेस था, जैसे ये कोचिंग क्लास का बिजनेस है, चल रहा था, जैन है ना, तो इसने बिजनेस परचेज किया, परचेज करते ही इसको ये कंफर्म है कि जैन कम्युनिटी के सारे बच्चे तो इसी कोचिंग में आने ही आने हैं। समझो बेटा कंसेप्ट को, क्या कहना चाह रहा हूं, जैन कम्युनिटी के तो सारे, तो ये कौन सी इनकम हो गई जो मेरे पास तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब इसके पास होगी ही होगी। या कोई ऐसा खर्चा जो फ्यूचर में अब तक नहीं हो रहा था लेकिन आगे होगा। तो दोनों ही चीजों में क्या करना है, हमें ध्यान देना है। तो उन्हीं को क्या करना है, सिर्फ आपको एडजस्ट करना है। और एक और चीज होती है जिसको कहते हैं हम फेयर रिम्यूनरेशन, और ये फेयर रिम्यूनरेशन क्या होता है वो समझते हैं हम, वो भी समझना। ये मेरा बिजनेस परचेज करने से पहले अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा था कहीं पर, और वहां पर इसकी इनकम 50,000 थी। वहां पर इसकी इनकम कितनी थी, साल की, ठीक है ना, 50,000 रुपए थी। इतना ही मिलेगा और क्या मिलेगा, है ना। समझो, ध्यान समझो। लेकिन मेरा बिजनेस अगर ये परचेज करता है तो इसको वो इनकम छोड़नी पड़ेगी कि नहीं छोड़नी पड़ेगी, तो वो भी तो एक तरीके से लॉस ही हुआ। आज मान लो फॉर एग्जांपल हम बात करें, इसने मेरा बिजनेस परचेज कर लिया और बिजनेस से इसको 5 लाख रुपए की इनकम होना शुरू हो जाए, तो वो इनकम इसकी 5 लाख की मत मानो, बिजनेस की वजह से इनकम 4.5 लाख की मानो। क्यों मानो 4.5 लाख की, क्योंकि 50,000 तो ये बिजनेस नहीं खरीदता तो भी कमा लेता। तो बिजनेस खरीदने की वजह से इसकी इनकम कितनी बड़ी केवल, तो ये जो 50,000 का प्रॉफिट इसने छोड़ा है, 50,000 की जो सैलरी इसने छोड़ी है, वो क्या कहलाएगी, फेयर रिम्यूनरेशन। उसको भी क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो हम बात क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान से समझना कि एवरेज प्रॉफिट ये तो हो गया ना। अब हम देख रहे हैं हमें क्या करना है इसके बाद। 3 स्टेप बताई थी मैंने। पहली स्टेप क्या थी, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है। सेकंड स्टेप एवरेज कर देना है उनका। थर्ड स्टेप
एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल कैलकुलेट करना है, और उसके लिए क्या किए जाएंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे बेटा, उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड इन द एवरेज प्रॉफिट बिफोर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और वो सारे एडजस्टमेंट कब होंगे, गुडविल कैलकुलेट करने से पहले होंगे। कौन कौन से हैं देखें। सबसे पहला क्या लेस करना है, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। मतलब कोई भी व्यक्ति बिजनेस में आने की वजह से जो अपना प्रीवियस जॉब छोड़कर आया है, उस प्रीवियस जॉब से उसको जो भी अर्निंग हो रही थी, मतलब बिजनेस ज्वाइन करने की वजह से उसकी अर्निंग में प्रीवियस अर्निंग जो रिड्यूस हुई है, दैट इज नॉन एज रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रॉफिट में से लेस कर दिया जाएगा। कौन से प्रॉफिट में से, नॉर्मल प्रॉफिट में से लेस नहीं करना है, एवरेज प्रॉफिट में से लेस करना है। क्लियर। दूसरा, इनकम्स विच विल नॉट अकर इन फ्यूचर। कोई इनकम थी, उसका भी मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ध्यान से समझना है ना। कि मान लो ये बिजनेस चल रहा था और ये बिल्डिंग किसी और ने किराए पर ली हुई थी मुझसे, जैसे कुलदीप सर हैं। कुलदीप सर ने ये बिल्डिंग मेरे से क्या कर रखी थी, किराए पर ले रखी थी। वो यहाँ पर बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने मेरे से पूरी बिल्डिंग किराए पर ले रखी थी। लेकिन इस पूरी बिल्डिंग में 2 बड़े हॉल हैं, 4 नीचे रूम है, टोटल 6 रूम ऑक्यूपाई मतलब पूरी बिल्डिंग में, और 6 रूम का जो भी वो हो गया। लेकिन उनको लगा कि यार इस 6 में से मेरे तो 4 ही रूम काम आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, वो 2 रूम किसी और को किराए पर दे दिए। अब अगर इस बिल्डिंग का जो खर्चा हो रहा है वो अगर बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, तो इस बिल्डिंग से जो इनकम हो रही है वो भी किसकी इनकम है, बिजनेस की इनकम थी। तो इसलिए उस इनकम को नॉर्मल बिजनेस की इनकम मानते हुए अब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जा रहा था। कौन सी इनकम, जो कि बिजनेस को सब टेनेंट के थ्रू किराए पर मिल रही थी। सब टेनेंसी मतलब वापस किराए पर देने की वजह से हो रही थी। इस बिजनेस को मैंने परचेज कर लिया उनसे, और मेरे परचेज करते मुझे लगा कि नहीं मेरे तो 6 के 6 कमरे काम आएंगे, मैं 2 कमरे और जो अब तक चल रहे थे किराए पर वो नहीं दे सकता। क्या नहीं कर सकता, वो कमरे में किराए पर नहीं दे सकता। तो क्या होगा, मुझे वो इनकम, बिजनेस की इनकम कम हुई कि नहीं हुई। तो ये कौन सी इनकम हो गई, जो बिजनेस को अब तक हो रही थी आगे फ्यूचर में नहीं होगी, उसको क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। और क्या चीज है, फ्यूचर एक्सपेंसेस। एग्जांपल दिया था मैंने अभी, मैं अकाउंटेंट हूं, नहीं हूं मतलब, लेकिन अगर मैंने बिजनेस परचेज किया तो मुझे अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा। लक्ष्य अब तक अकाउंटेंट हायर नहीं कर रहा था क्योंकि अकाउंटेंट था, तो बिजनेस के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा नहीं था। लेकिन मेरे परचेज करते क्या हो गया, मुझे वो खर्चा करना पड़ेगा, श्योर है वो खर्चा मुझे करना ही पड़ेगा। इसको भी क्या करना पड़ेगा बेटा, लेस कर दिया जाएगा। एडजस्टमेंट समझ में आ गए, क्लियर है यहां तक। और क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। अब क्या ऐड कर देंगे, और एक्सपेंसेस विच विल नॉट इनकर इन फ्यूचर। एक्सपेंसेस विच विल नॉट इनकर इन फ्यूचर क्या है बेटा, ये ऐसे खर्चे जो फ्यूचर में राइज नहीं होंगे। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, सोचो क्या था। हाँ, बात समझ में आ गई बेटा यहां तक। ये एक्सपेंसेस समझ में आ गया आपको। ये कौन सा एक्सपेंसेस था, मैं अकाउंटेंट नहीं था, मेरा खर्चा हो रहा था अकाउंटेंट का, लक्ष्य ने बिजनेस टेक ओवर कर लिया, अब इसका वो खर्चा नहीं होगा। अच्छा, इन सब चीजों के बारे में क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन पढ़ के क्लियर पता लगता है कि ये क्या चीज है, वो समझना हमें ही पड़ेगा। समझना क्वेश्चन पढ़ के हमें ही पड़ेगा। ऐसे नहीं लिखिएगा कि देखो इसको ऐड कर दो, इसको लेस कर दो। लाइन पढ़ के हमें समझनी पड़ेगी ये चीज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होगा कि इसको ऐड करना है या लेस करना है। और क्या चीजें ऐड करनी होती है, फ्यूचर इनकम्स। जैन कम्युनिटी के सारे बच्चे आ जाएंगे, श्योर है। क्या कहलाएगी वो, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स कर देंगे। और इन सारे एडजस्टमेंट्स को करने के बाद फिर हमारे पास क्या आएगा, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या आएगा बेटा, एक एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। और उस एवरेज प्रॉफिट से फिर क्या करना है, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स को क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगी अपने पास, गुडविल आ जाएगी। क्लियर है यहां तक। सिंपल एवरेज प्रॉफिट सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5।
दिख रहा है सबको? क्या लिखा है क्वेश्चन में? देखो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पहली बार हम गुडविल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, उतारने की कोई जल्दी नहीं है, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो। पहले देखो मैं बार बार एक बात कहता हूँ, क्वेश्चन को अगर लैंग्वेज हमारे पकड़ में आने लगी ना तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। हमने इतने सारे क्वेश्चन के इंटरेस्ट कैपिटल इंटरेस्ट वो याद हो गया, क्वेश्चन में क्या आता है क्या नहीं आता वो लगवा दो, उसके बाद भी तुम गलतियां करके जाते हो। तो क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझने की प्रयास करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? क्या लिखा है ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना बेटा क्वेश्चन। कैलकुलेट गुडविल, क्या कैलकुलेट करना है बेटा अपने को? यहां पर गुडविल कैलकुलेट करनी है। किसके बेस पर? 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने? देखो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, पूरी लाइन पढ़े तो क्या लिखा है? 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 years। वो 6 साल को क्या मान लेता है? नंबर ऑफ परचेज ईयर। नहीं, ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? 2 years परचेज। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं यहां पर? है। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं बेटा? 2 है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6, पिछले 6 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकालना है। 1 2 3 4 5 6 पिछले 6 सालों के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं। अब इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि साहब आपको एडजस्टमेंट के बारे में कुछ दे रखा है क्या? तो ना तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है, मतलब 2 एडजस्टमेंट थे ना, एक तो एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले और एक एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद। कुछ नहीं करना अपने को, अपन को सिंपल और सिंपल क्या करना है यहाँ पर? सबसे पहले तो एवरेज, क्योंकि 3 ही काम बताए थे, 3 में से 2 के लिए तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो एक ही क्वेश्चन में 3 में से 2 के लिए क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन। और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या बेटे क्वेश्चन में? इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है नहीं, तो क्या करना है? केवल एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था? याद नहीं होगा? नहीं है ना याद? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा? टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर्स। तो देखो टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स निकालते हैं अपन, पिछले 6 सालों के प्रॉफिट देखो क्या क्या दे रखे हैं, ध्यान देना। कैसे निकालेंगे अपन? बहुत पहले साल का प्रॉफिट 60,000, दूसरे साल में लॉस है, लॉस है तो माइनस में लिख दो, लॉस है मतलब -40,000। थर्ड ईयर में कितना लॉस? तो माइनस के 30,000। फोर्थ ईयर में कितना? 1 लाख। फिफ्थ ईयर में कितना? 1,70,000। और सिक्स्थ ईयर में कितना? क्योंकि आपको याद होगा एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, क्या बताया? टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। तो ये टोटल प्रॉफिट आ गया प्रीवियस ईयर्स का, अपॉन कितना है? 6। करो सॉल्व, कितना आ रहा है इसको? लगाओ टोटल। हाँ, दोबारा लगाते क्या? सबको ही जोड़ दिया तूने, 40,000 30,000 भी जोड़ दिए, माइनस में लिखे हैं बेटा। 60,000 माइनस 40,000 20,000 20,000 माइनस 30,000 माइनस का 10,000 माइनस का 10,000 प्लस का 1,90,000 90 और 70 260 260 और 220 4,80,000। कितना आ जाएगा बेटा? 4,80,000 अपॉन 6 कितना आ जाएगा? 80,000। तो ये 80,000 क्या आ गया बेटा अपना? 80,000 क्या आ गया बेटा अपना? एवरेज प्रॉफिट। क्या आ गया 80,000 अपना? और अब क्या पूछा है? गुडविल। क्या फॉर्मूला गुडविल का? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 80,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर 2, कितना आ गया? हो गया बेटा क्लियर? बात समझ में आई या नहीं आई? गुडविल कैलकुलेट कैसे करना है वो समझ में आ गया? कंफर्म? कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है तीनों वाला, वो और आपको मैं एक बार समझा देता हूं। उसके लिए हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, है ना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझना बेटा, क्वेश्चन समझ जाओगे दिक्कतें खत्म हो जाएगी। क्या लिखा है बेटा कि X सोल्ड हिज बिजनेस टू Y। अब ये मैं समझना चाहिए, तो सोल्ड वाला क्वेश्चन आ गया, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से, हमें मतलब किससे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से। यहां लिख दे X एडमिटेड इन द बिजनेस ऑफ Y, तो फिर हो गया काम, कुछ भी लिखा हो सकता है, हमने गुडविल वैल्यूएशन सीखी है तो हमें वही चीज यहां पर समझनी है, ठीक है ना बेटा। क्या लिखा है हमने, X sold his business to Y, calculate the value of goodwill taking into consideration the factors। कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना है, ध्यान से समझना, मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन को बहुत डीप में और बहुत धीरे धीरे तसल्ली से पढ़ा करो, ताकि क्वेश्चन गलत होने के चांसेस क्या हो जाए, अपने खत्म हो जाए। क्या लिखा है ध्यान देना, गुडविल इज वैल्यूड 3 years परचेज, किसके बेस पर, 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर आ गया अपने पास, कितना है बेटा 3, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना आ गया 3, ये चीज क्लियर है, यस और नॉट। नंबर ऑफ परचेज ईयर मिल गया अपने को, 5 मिनट रुक मैं आ रहा हूं, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है बेटा 3, क्लियर है यहां तक। आगे क्या लिखा है, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं हमको, 2017 का 40,000, 2017 का, 2018 का 58,000, 2019 का 53,000 और 2020 का 62,000, यही दे रखा है ना। अब ध्यान से समझना, बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या लिखा है, पहली लाइन, एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹2,000, क्या है, एबनॉर्मल लॉस कितने का, आगे की लाइन पढ़ने से पहले तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए, क्या होगा, एड या लेस, एड, क्या होना चाहिए, एड, और कब होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट से पहले के बाद में, एवरेज प्रॉफिट से पहले वाला एडजस्टमेंट है ये। ड्यू टू थेफ्ट हैव रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ 2000, कौन से साल के प्रॉफिट में, तो 2017 का प्रॉफिट कितना है, दिमाग में कितना आ जाना चाहिए, 42,000, कितना आ जाना चाहिए तुरंत, बात समझ में आई, पहली लाइन क्लियर है। उसके आगे क्या लिखा है कि प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2018, अब 2018 का प्रॉफिट 58, और उसमें क्या हुआ है, इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ₹4,000, क्या करेंगे, लेस करेंगे, कितना रहेगा 2018 का प्रॉफिट 54, तो ये कितना हो गया 42, कितना हो गया ना इतना काम तो अपना। आगे और देखते हैं क्या लिखा है, देखो स्पेक्युलेटिव एंड लॉटरी प्रॉफिट, अब इसमें एबनॉर्मल नहीं लिखा, लेकिन इसने क्या लिख दिया, स्पेक्युलेटिव एंड लॉटरी, क्या होता है, एबनॉर्मल ही होता है ना, स्पेकुलेशन मतलब सट्टा लगाना, लॉटरी खरीदना, स्पेक्युलेटिव एंड लॉटरी प्रॉफिट क्या होती है, एबनॉर्मल इनकम है ना, एबनॉर्मल इनकम है, कितने की है, कब रिसीव हुई, 2019 में, बात समझ में आई। तो ये क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए ना, तो कितना रह गया, ये भी क्लियर, ठीक है ना। अगला समझना, मैंने कहा था ना साथ में क्या आएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2020, ये तो वैसे ही है, ये रेक्टिफिकेशन नहीं है, वही चीज है ना। क्या कर रखा है इसको, ऑलरेडी कम कर रखा है, कितने से, और क्यों कम कर रखा है वो देखो, ऑन सच मशीनरी विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्या हो गया ये, एबनॉर्मल लॉस, डिस्ट्रॉयड बाय फायर क्या हो गया, तो क्या हो जाना चाहिए, एड, कहां पर,
कितना हो जाए, बस एग्जाम में भी ऐसे कैसे कराना, क्वेश्चन के अंदर गोले बना के हो जाएगा ना काम, नहीं, ये हमने क्वेश्चन को समझा है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका इसका होगा, ये एक टेबल बनाएंगे हम। क्या लिखा है हमने, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहला काम किया बेटा हमने, क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो पहले तो 2017 का प्रॉफिट दिया हुआ कितना है अपने को, 40,000। 2018 का 58,000, 2019 का 53,000 और 2020 का 62 या 3 62,000। ठीक है ना बेटा। अब क्या क्या मिला था, देखो हमने चारों साल में पढ़े, तो लॉस बाय थेफ्ट कौन से साल में था, 2017 में। क्या हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा ना, तो 2017 में ऐड कर दो, कितना 2000। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, लेस होगा, और ये कौन से ईयर में था, 18 में। कितना था, तो हमने 4000 यहां से लेस कर दिया। स्पेक्युलेटिव एंड लॉटरी प्रॉफिट कौन से ईयर में था, 19 में। कितना था, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय फायर ही क्या होगा, ऐड होगा ना, और ये कौन सी ईयर में था, कितना था, लिख दिया सब कुछ। तो सबसे लास्ट में क्या निकल गया बेटा अपना, नॉर्मल प्रॉफिट। तो 2017 का नॉर्मल प्रॉफिट 42,000, 2018 का नॉर्मल प्रॉफिट 54,000, 2019 का नॉर्मल प्रॉफिट 48,000 और 2020 का नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर। अब आ गया हमारे पास कौन सा काम, एवरेज प्रॉफिट निकालने वाला काम। जिस प्रॉफिट को यूज में लेकर हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, वो हमारे को क्या हो गई बेटा, रिसीव हो गई है। क्लियर है यहां तक। तो निकालो कितना आएगा एवरेज प्रॉफिट, कितना आया था फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 42,000, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में 48 और फोर्थ ईयर में ये क्या हो गया, ये टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन, तो कितना लिख देंगे यहां पर 4, क्योंकि नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर कितने है बेटा 4 है। तो निकालो कितना आएगा, हाँ 2,70,000 अपॉन 4, 2,16,000। हाँ 2,16,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा 54,000। 54,000 क्या आया, एवरेज प्रॉफिट। निकालना क्या है, गुडविल। क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट इंटू 3, ये तो था ना, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो कितना है 3 है। तो कितना आ जाएगा 54,000 इंटू 3, कितना आ जाएगा 1,62,000। बताओ है कोई डाउट यहां तक किसी को। चलिए तो आज के लिए इतना ही है बेटा, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू क्लास।